गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग किडनी को देखे थे, मतलब किडनी की स्थिति, उसकी संख्या, उसके परिमाप, उसके काम, इन बातों पर चर्चा हुई थी। आज हम लोग देखेंगे कि यह वृक्क या किडनी इंटरनली किस प्रकार बनी होती है और इसके क्रिया में इसके आंतरिक रचना की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले आप जान लें कि वृक्क, यहां हम एक वृक्क लेकर चल रहे हैं, दोनों वृक्क की स्थिति एक जैसी होती है, लेकिन एक वृक्क की रचना समझा रहे हैं आपको। तो वृक्क बाहर की ओर से आप ये देख रहे हैं, ये पोर्शन, ये एक कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, एक आवरणात्मक कवरिंग होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी जो रचना है किडनी की या वृक्क की, उसको मोटे तौर पर आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक रीजन यह है, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है, जबकि ये पोर्शन अंदर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेडुला कहलाती है। मेडुला वाले पोर्शन में बड़ी संख्या में 15 से 20, 15, 16, 18 की संख्या में वृक्क शंकु पाए जाते हैं। वहां पर एक कॉनिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसकी उपस्थिति होती है, और उसके अंदर उसमें बड़ी संख्या में नेफ्रॉन की उपस्थिति होती है। मैं एक नेफ्रॉन प्रतीकात्मक रूप से बनाया हूं, लेकिन इस रीजन में बड़ी संख्या में नेफ्रॉन की उपस्थिति होती है। अब ये नेफ्रॉन को हम किस रूप में देखें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप रचना के दृष्टिकोण से देखें तो ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन के बाद जो मेडुला है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किडनी के काम में और रचना में, उसके निर्माण में नेफ्रॉन इकाई की भूमिका निभाती है। तो नेफ्रॉन को हम रचनात्मक इकाई भी कह सकते हैं। ये वृक्क की रचनात्मक इकाई है, चूंकि रचना में इसकी इकाई भूमिका है। लेकिन बच्चों ये गौर करो कि वृक्क का काम क्या है। वृक्क का काम है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को छान कर अलग करना। ये उसका क्रिया है, ये उसके काम है, फंक्शन है। और उस काम के संपादन में भी नेफ्रॉन की सक्रियता ही महत्वपूर्ण होती है। एक्चुअली जो किडनी में नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ का फिल्टरेशन, छानने की क्रिया, निस्यंदन की क्रिया जो है, वो नेफ्रॉन द्वारा ही होती है। इसलिए नेफ्रॉन को हम क्रियात्मक इकाई भी कह सकते हैं या कहा जाता है। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एक समीकरण आएगा कि नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब रचना में भी भूमिका निभाती है और क्रिया में भी भूमिका निभाती है। अब इस बात को हम भाषा देंगे और भाषा के पश्चात नेफ्रॉन पर कंसंट्रेट करेंगे कि नेफ्रॉन की रचना कैसी होती है और वो कैसे काम करती है। वही वस्तुतः वृक्क का काम होगा। तो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताया। अब उसी तथ्य को मैं आपको डिस्क्रिप्शन के रूप में, भाषागत रूप में बताऊं कि वृक्क जो है बाहर से, मैं बताया था ये पोर्शन, ये अगर वृक्क की रचना, ये अगर इस तरह से वृक्क की रचना है तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये कैप्सूल है जो आवरण के रूप में उसको ढकी होती है। और यह आवरण जो है, कैप्सूल जो है, वो संयोजी उत्तक और अरेखित पेशियों से बना होता है। यह कैप्सूल मतलब एक खोल कह सकते हैं आप। अब उसके अंदर जो ये पोर्शन है, इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। ये पोर्शन जो बाहर वाला पोर्शन है, ये कॉर्टेक्स है,
जबकि ये अंदर वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन, ये मेडुला है, ये मेडुला है और ये कॉर्टेक्स है। अब होता क्या है कि मेडुला वाला जो भाग है, ये अंदर के भाग में, उसमें 15-16 की संख्या में वृक्क शंकु, पिरामिड ऑफ किडनीज पाए जाते हैं। यह वृक्क शंकु अपने आप में एक इकाई है जो कई कुंडली नुमा रचना, इकाई रचना नेफ्रॉन से बनी होती है। तो प्रत्येक वृक्क में उसके रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में बड़ी संख्या में, लाखों, 8-10 लाख की संख्या में वृक्क नलिका या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब एक सवाल यहां पर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब हम लोग वृक्क की रचना का जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है, या जो सबसे उसका काम करने का जो यूनिट है, उस यूनिट की रचना और उसके क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। मतलब नेफ्रॉन के रचना और कार्य पर चर्चा होगी। बच्चों, जैसा कि मैं अभी बताया कि वृक्क नलिका या नेफ्रॉन, ये क्या है? वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब हम एक वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की रचना यहां रखें, और एक बात ध्यान रखें, बायोलॉजी के विषय में डायग्राम का बड़ा व्यापक महत्व होता है। 5-7 डायग्राम हैं जो बारी बारी से परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें यह नेफ्रॉन भी एक इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़े हैं उसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र, और दूसरा ये नेफ्रॉन। आगे फिर प्रजनन में मिलेगा मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, हम वहां भी बताएंगे। तो इस फिगर को आप अभ्यास में जरूर लाएंगे। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कभी कभी वर्णन नहीं करके केवल फिगर बनाने का भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। आइए हम नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की रचना का अध्ययन करें। तो आप क्या देख रहे हैं? ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि यह एक कुंडली नुमा रचना है, टेढ़ी मेढ़ी रचना है, लेकिन कुछ रचनाएं बड़ी स्पष्ट है। ये एक कुंडली नलिका तो है, लेकिन इसका एक सिरा प्लेट नुमा रचना बना रही है, जो वोमेन संपुट कहलाती है। बिल्कुल तस्तरी नुमा रचना है। उसको आप जैसे कीप वगैरह में जो आप तेल वगैरह डालते हैं, उस जिस तरह से उसका खुला हुआ भाग होता है, ठीक इसी तरह एक कप नाइक रचना है, जिसको हम लोग वोमेन संपुट कहते हैं। अब इस वोमेन संपुट में रक्त की 2 तरह की नलिकाएं या धमनिकाएं आती हैं। एक बाहर से आती है और एक यहां से निकलती है। तो ये अभिवाही और अपवाही दोनों धमनिकाओं का यहां पर जमावड़ा होता है, जिससे रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। रक्त केशिकाओं का एक जाल नुमा गुच्छा बन जाता है, जाल नहीं, गुच्छा बन जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब यहां से ये रचना आगे की ओर बढ़ती है और कुंडलित हो जाती है। एक निश्चित कुंडलन के बाद एक हेरन चाप, जो उसको लूप के रूप में पाई जाती है, जो आगे उस कुंडली को, उस नलिका को आगे के भाग से जोड़ती है। ये हेरन चाप या हेरन लूप कहते हैं। ये कुंडली निकटतम था। अब कुछ कुंडलियां ऐसी हैं जो इसको आधार मानकर, वोमेन संपुट को आधार मानकर इसको दूरस्थ
कुंडलित नलिका दिखाया गया है, मतलब नेफ्रॉन का यह सिरा भी कुंडलित ही होता है। अब यहां से यह संग्राहक नलिका, जो अपशिष्ट पदार्थ, अब यहां पर ब्लड आएगा, यहां पर फिल्ट्रेशन होगा, कल इसकी क्रियाविधि में मैं बताऊंगा, तो फिल्ट्रेशन होकर इसमें आता है और यहां से वो अपशिष्ट पदार्थ होते हुए, नलिका होते हुए, यहां से होते हुए ये संग्राहक नलिका है, मतलब एक ऐसी नली जिससे कोई सामान जाकर जमा किया जाता है, तो ये संग्राहक नलिका है। ये अपना प्रोडक्ट जो है संग्राहक नलिका के माध्यम से नेफ्रॉन अपने अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थों को सामान्य संग्राहक नली तक पहुंचा देती है। अब सामान्य संग्राहक नली है वो क्या करती है कि जो भी जहां से भी मिला, मैं बताया हूं कि नेफ्रॉन जो है वो लाखों की संख्या में है, तो सभी नेफ्रॉन की संग्राहक नलिकाएं जो है वो सामान्य संग्राहक नली में अपने अपशिष्ट पदार्थ को या उत्सर्जी पदार्थ को वो पहुंचा देती हैं और वहां से सामान्य संग्राहक नली जो है उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को मूत्रवाहिनी की माध्यम से मूत्रवाहिनी में ले जाता है और मूत्रवाहिनी से वो कहा मूत्राशय में चला जाएगा, जहां से मूत्रमार्ग द्वारा वो उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये इसकी रचनात्मक विवरण में दिया, ये इसकी रचना का अध्ययन है। अब हम लोग कल यह काम कैसे करता है इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं कहा, इस फिगर का अभ्यास जरूर करेंगे। और एक बात और करनी है, मैं समझ रहा हूं कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये चौथा चैप्टर आपके लगभग, मतलब आपके सिलेबस का लगभग आधा होने जा रहा है। आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं या इससे किस प्रकार आप प्रभावित हैं, इसका आप कमेंट जरूर डालें। कमेंट डालने से हमें आपके भावना को समझने में मदद मिलेगी और हम इसका उत्तरोत्तर विकास कर सकते हैं। इस विकास करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल मिले, परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसका प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।